कभी कभी एक ऐसे ग्राफ पूछे जाते हैं जिस ग्राफ के बारे में आपको सीधा सीधा दिखाई नहीं देगा, जैसे त्वरण और विस्थापन ग्राफ, ये ग्राफ, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ। अब इस प्रकार के ग्राफ का क्षेत्रफल समझना है, क्या मिलेगा, इसका क्षेत्रफल क्या देगा, सही है। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल एएस ग्राफ का क्या देता है, जरा ये समझो क्या देगा। तो उसके लिए थोड़ी समीकरण लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो समीकरण क्या है, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ से as को निकालना है आपको, as। तो ये क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2 इक्वल्स टू as, ठीक। अब अगर क्षेत्रफल लिखा जाए, क्षेत्रफल या एरिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a और s को गुणा करना है ना, समझो ऐसे, ये a है, ये s है, ठीक है ना। और ये कोई ऐसा कुछ ले लो, इस प्रकार ऐसा कुछ ग्राफ ले लो, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे a ds का इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने बताया था इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। अब अगर a कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया, और ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ, s, तो as आ गया, है ना। तो इसका मतलब a अगर कांस्टेंट होगा तो a इंटू एस होगा, a इंटू एस इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक। तो a इंटू एस इस समीकरण से क्या दिख रहा है आपको, तो वो हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो आप कैसे याद रखोगे कि एरिया एएस ग्राफ का क्या देता है, वो देता है अंतिम वेग का वर्ग प्रारंभिक वेग बटे 2, ठीक है ना। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 क्या देगा, क्षेत्रफल, एएस का क्षेत्रफल देगा, ठीक है। तो इसी पे आपको ये कंसेप्ट लगाना है और आगे का क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे मैं सवाल दे देता हूँ ताकि इसको आप समझ पाओ, ठीक है। समझ गए ये क्षेत्रफल, इस पे सवाल देखो क्या है। देखिए ये ग्राफ है ए एस, ठीक है ना, इस प्रकार है। ये है 10, कब, जब 15 विस्थापन हुआ है, ठीक है। और ये है 30, ये मीटर में है, और ये है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में त्वरण, ठीक है। इसमें दिया गया है कि जब s बराबर 0 है तब u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब प्रारंभिक वेग आप दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। और ये इसका एएस का ग्राफ है। अगर एएस का ग्राफ इस प्रकार है तो आपसे पूछा गया है कि बताइए जब s बराबर 30 होगा उस समय वेग क्या होगा, उस समय वेग क्या होगा, ठीक है। जब s बराबर 30 मीटर है तब अंतिम वेग क्या होगा, इसका मान ज्ञात करो, ठीक है ना, ये सवाल है। अब इसको कैसे करें, इसमें ग्राफ एएस का ग्राफ, एएस ग्राफ क्या होता है, तो ये जानकारी काफ़ी आपका लाभदायक होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉल्यूशन एरिया, त्रिभुज का क्या होता है, हाफ, ये दूरी कितना है 30 और इसकी ऊंचाई कितनी है 10, तो 10 गुना 30, तो ये हो गया 150, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना आया 150। अब इसका क्षेत्रफल क्या देता है ये बताओ, इसका क्षेत्रफल देता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 देता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इसका क्षेत्रफल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2। तो आपको u पता है, v निकालना है, सही है। तो v स्क्वायर बटा 150 गुना 2 गुना हो गया प्लस यू स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस यू कितना है 10 का स्क्वायर,
तो 100 हो गया, 300 और एक 400। तो v का मान क्या हुआ बताइए जल्दी से। तो रूट 300 प्लस 100 400 मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें एएस ग्राफ दिया रहता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अगले प्रकार का ग्राफ आपको मिल सकता है वो है वी एस ग्राफ। ठीक है, वी एस ग्राफ। चलो मैं इसको सवाल से ही आपको बता देता हूँ। मान लीजिए वेग और विस्थापन का इस प्रकार ग्राफ है, इस प्रकार है। यहाँ 4 है, ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये मीटर में। ठीक है, 4 और 2 है, 4 और 2 यहाँ पर है। ठीक है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि त्वरण एज अ फंक्शन ऑफ एस निकालना है। ठीक है, विस्थापन के फलन में त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ज्ञात करें, ये सवाल है। ठीक, ट्राई कीजिए कैसे करेंगे इसको। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करना होता है, इसका कोई क्षेत्रफल या ढाल स्लोप वगैरह कुछ ऐसे कोई राशि नहीं मिलेगी जिसके बारे में हमें पहले से पता होगा। तो क्या करेंगे, ये एक सीधी रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने आपको मौलिक गणित में सिखाया है, बेसिक मैथ्स में, आप वो वीडियोस देख सकते हैं फिर से। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ अबव लाइन, ठीक है ना, ऊपर दी हुई सीधी रेखा की समीकरण क्या है। तो समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, यही होता है समीकरण। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है ढाल, क्या होता है ये, स्लोप, ढाल। और ये क्या होता है, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट होता है। ठीक है ना, अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, y अक्ष को कहाँ पे वो रेखा कट कर रही है उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। m का मतलब स्लोप, ढाल होगा। ठीक है, तो इसकी ढाल पहले निकालो। ठीक है ना, स्लोप निकालते हैं, स्लोप। तो स्लोप क्या होगा इसमें, देखिए ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये क्या बना, -4/2। माइनस क्यों, क्योंकि ये इधर से कोण लोगे तो 90 से ज़्यादा हो रहा है। तो 90 से ज़्यादा जब भी होता है तो ढाल कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होता है। सही है, तो -2 हो गया इसका स्लोप। ठीक है, अब इक्वेशन लिखो, y का नाम क्या है, v। अच्छा, स्लोप हो गया। और इंटरसेप्ट लिख लेते हैं, इंटरसेप्ट c का मान क्या होता है, वो मान होता है जहाँ पे अक्ष कट कर रहा होता है y अक्ष को, जहाँ पे रेखा y अक्ष को कट कर रहा होता है, वही वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो c क्या हो गया, 4। अब y बराबर mx प्लस सी लिखोगे, तो y का मान क्या है, v, m का मान क्या है, -2, x का मान क्या है, s प्लस c का मान क्या है, 4। तो ये v आ गया। ठीक है ना, v आ गया। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है v dv/ds। ये समझ में आया कैसे आया, मैंने बता रखा है आपको। चलो मैं फिर से बता देता हूँ क्या होता है। a बराबर dv/dt होता है ना, इसको ds से गुना और भाग कर दो ऊपर नीचे। तो अब ds/dt को क्या लिख सकते हो, v। तो ये क्या बना, v dv/ds। तो ये हो गया a। ठीक है ना, ये a हो गया, वही मैं लिख रहा हूँ। तो dv/ds क्या होगा, इसका dv/ds क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो तो आंसर क्या आया, -2। इस चीज को आप यहां से भी देख सकते हो। तो ये स्लोप है, तो स्लोप dy/dx होता है ना, dy/dx। तो y का नाम क्या है, v, और x का नाम क्या है, s। तो यहाँ लिख सकते हो dv/ds का मान -2 है, यही स्लोप है, यही ढाल है। या इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तब भी आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो चलो मान लो रख दें इसका। तो -2s प्लस 4 को गुणा किससे करना है, -2 से। तो ये कितना हो गया, 4s - 8। ये है त्वरण का फलन।
एस के साथ, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कुछ ग्राफ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसका तरीका एक फिक्स तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो ऐसे करना होता है इसको। चलिए, इसी ग्राफ में कभी सवाल ऐसा पूछा जाता है कि अगर विस्थापन और वेग और विस्थापन का ग्राफ दिया है तो आप बताइए कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। विस्थापन समय के साथ फलन क्या होगा ये ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। विस्थापन का समय के साथ फलन, समय के साथ फलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये सवाल है, इसको कैसे करें। तो देखो, मैंने वेग आपको लिखने सिखा दिया, इसके पहले ही सवाल मैंने दिखाया आपको करके। तो वेग क्या आया था बताओ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इसका वेग आया था v बराबर क्या आया था, माइनस एम एक्स प्लस सी, तो माइनस एम एक्स प्लस सी, यही आया था। इसको आपने त्वरण में कैसे किया था परिवर्तन, a बराबर v dv बाई ds किया था। अब आपको बताना है विस्थापन समय के साथ क्या होगा, ये बताना आपको, सही है। चलिए, तो इसके जगह क्या लिखेंगे आप, v के जगह ds बटा dt, ठीक है ना, माइनस 2s प्लस 4। अब dt को उधर, ds को नीचे, तो ds बटे माइनस 2s प्लस 4 बराबर dt। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो मान लीजिए t बराबर 0 पर x जो है वो 0 था, ये मान लेते हैं, सवाल में दिया हुआ था, मान लेते हैं दिया हुआ, तो t पर s ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि कभी भी किसी एक समय पे जरूर आपको पता होगा कि विस्थापन क्या है या किस स्थिति पर है, किस पोजीशन पर है ना, ये जरूर दिया रहेगा। तो इसको आप लिखोगे तो ये किस प्रकार का इंटीग्रेशन हुआ बताओ, ये लॉग का इंटीग्रेशन हो गया ना। याद करो, मैंने आपको बताया था कि dx ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो ln ax प्लस बी होता है, और जो इसके साथ गुणा हो रहा है वो यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, तो वही बटा a हो जाएगा, इसमें जो भी गुणा होगा। तो यहाँ क्या गुणा है, -2, तो -2 से आपको भाग करना होगा आगे जाके। तो ये हो गया ln -2s प्लस 4, और इसकी लिमिट, और यहाँ पे -1/2 आ गया, और इसकी लिमिट 0 से s, और इधर हो गया t, और इसकी लिमिट 0 से t, ठीक है। अब एक बार s की जगह s रखेंगे, एक बार s की जगह 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले s रखो, तो -2 को उधर भेज देते हैं, तो इधर आ गया ln -2s प्लस 4, और -2 को इधर भेज दिए, तो -2 इंटू टी। अब लिमिट जब इसके बारे में रखोगे 0, तो उसके पहले माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस ln, ये हो गया 0, ये 0 हो गया 4। अब ln a माइनस ln b, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बटा b होता है। तो इसको लिखो पूरी तरह से, तो इधर क्या आएगा, इधर आ गया log -2s प्लस 4 को भाग दे दोगे 4 से, -2t, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आधार क्या है, e, तो जब log हटाओगे तो e की घात पहुंच जाएगा वो, तो ये क्या हो गया, -2s प्लस 4/4 इंटू e चल गया इधर, तो e की घात -2t, ठीक है। अब आपको s का मान ज्ञात करना है, तो पहले 4 को उधर भेज दो, फिर इधर इसको भेज दो, फिर इसको एक एक करके कर लेते हैं, तो -2s प्लस 4 चल गया उधर, 4e की घात -2t, ठीक। अब इन दोनों को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 4 e की घात -2t प्लस 2s, अब 2 से भाग कर दो दोनों को,
तो 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो 4/2 1 माइनस ई रेज टू 2t इंटू एस। ठीक है, तो s क्या आ गया देख लीजिए ध्यान से, s बराबर 2 1 माइनस ई रेज टू 2t। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, वो बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे गणित का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये हो गया एस टी का फलन। अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता तो कैसे करते? तो e की घात x का ग्राफ आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए t बराबर 0, t का मान जब 0 रखोगे तो ये क्या बन गया 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, एक में से एक गया 0। इसका मतलब t बराबर 0 से 0 शुरू होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ ये ग्राफ कैसे आया। ये बहुत ही कॉमन सा ग्राफ है, आगे आपको मिलेगा, 12वीं कक्षा में ज़्यादा मिलता है ये। ठीक है, इस प्रकार का जो ग्राफ है वो गणित में आप सीखते हैं कैसे बनाते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। t बराबर 0 पे ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो 0 से शुरू होगा। उसके बाद जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो मान है वो कम होने लगेगा, है ना, क्योंकि e का मान होता है 2.7 के आसपास, तो माइनस है, इसका मतलब 1/e के पावर में 2t ऐसे है। तो ये 2 है, 2 की घात कुछ 2 टाइम्स t है। अब जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरा मान बढ़ेगा, तो 1 ये, तो इसका मतलब ओवरऑल ये मान कम होने लगेगा। इसका मतलब छोटे वैल्यू इससे घटेंगे, तो जितना छोटा छोटा वैल्यू घटेगा उतना ही डिफरेंस बड़ा होगा, तो इसका मतलब वो बढ़ना शुरू करेगा। तो वो इस तरह से बढ़ता है। ठीक है, ऐसे बढ़ता है और फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, तो t बराबर इन्फिनिटी रख दो, अनंत। जब आप अनंत रख दोगे तो 1/अनंत क्या हुआ 0, तो जब ये 0 हो गया तो ये क्या बन गया 2, तो इसका मतलब ये 2 के तरफ कब बनेगा, जब t का मान अनंत को पार करेगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर। अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता, ग्राफ st का, st में वो बनाइए, ये vs ग्राफ है, st ग्राफ बना के दिखाइए, तो वो ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये हो गया st का मान। ठीक, तो इस प्रकार के कुछ ग्राफ होते हैं जिनकी गणित इस प्रकार से देखा जाता है, क्योंकि कुछ कुछ बातें हैं जैसे vt ग्राफ है ना, st ग्राफ है, ये सारे बिल्कुल सिंपल हैं। इनका ढाल क्या देगा, इनका क्षेत्रफल क्या देगा, ये सब आपको पहले से पता होता है कि वो राशि का नाम क्या है ना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, लेकिन इसमें आपको पता नहीं होता, तो आपको गणित लगाना पड़ता है। ठीक है, बस एक लास्ट एग्जांपल में लूंगा और इसको क्लोज करूंगा, कि जैसे एक गेंद को ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंकने के बाद वो आपके हाथ में आ गई, तो आपको विस्थापन और समय का ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, इसी ग्राफ में एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक गेंद है या कोई वस्तु है, उसको आपने ऊपर फेंका और उसके बाद फिर उसको आपने अपने हाथ में वापस कैच कर लिया। ठीक है, जैसे मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ और फिर ये मेरे पास आ गया। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा में, मान लो कि सीधी रेखा में ऐसे चल रही है। तो अगर आपने u वेग से फेंका है तो आपको u के टर्म्स में, u के ही मान में आपको विस्थापन समय ग्राफ बनाना है, वेग समय ग्राफ बनाना है और त्वरण समय ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ कि एक गेंद को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है ना, वेग से ऊपर फेंकते हैं, तो उसकी नंबर 1 विस्थापन समय ग्राफ बनाए। ठीक है ना, विस्थापन समय ग्राफ मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, उसके बाद वेग समय ग्राफ।
वेग समय को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, उसके बाद त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको बनाना है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां से समझना है इस बात को कि आपने किसी गेंद को u वेग से ऊपर फेंका है। ठीक है ना, अब u से फेंके हो तो ये ऊपर जाता है और फिर वो नीचे की ओर आ जाता है ऐसे। ठीक है, अब ऊपर यहाँ जाते ही वेग क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अच्छा, अब समय इस तरह से, तो ऊपर जाने का टाइम क्या है? ऊपर जाने का टाइम, ऊपर टी एसेंट बोलते हैं इसको, ऊपर जाने का समय कितना लगता है बता दो? आपको याद कर लेना था, मैंने सिखा रखा है u/g। नीचे आने का समय कितना लगता है? u/g। तो टोटल टाइम कितना लगता है? 2u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, अच्छा, जब t का मान t होगा तो विस्थापन 0 हो गया। जब ये ऊपर जा रहा है तो वेग घट रही है, कम हो रहा है। इसका मतलब मुझे ऐसा ग्राफ बनाना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, मैं सबसे पहले विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात कि जब आप किसी वस्तु को फेंक रहे हैं ऊपर, तो उस समय उसके वेग का घटना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि त्वरण नीचे है, वेग ऊपर है, तो उसकी चाल कम होने लगेगी, स्पीड कम होने लगेगा। तो अगर ये वेग है, वेग आपको यहां से निकालना है विस्थापन से, है ना, ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये टाइम है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन है, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसका जो ढाल है वही होगा ना वेग। तो आपको ढाल इसका किस तरह से बनाना है? पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो, धनात्मक है ऊपर, तो ढाल पॉजिटिव लेकिन घटता हुआ। ठीक है ना, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप जैसा आपको ग्राफ बनाना है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है? इस तरह से होता है। फिर एक समय क्या होगा? वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ढाल बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है। ठीक है ना, तो उसका ढाल 0 हो गया। अब इस समय टाइम कितना हुआ है? कितना हुआ होगा? ऊपर जाने वाला टाइम हुआ होगा, तो टाइम लिखोगे u/g। ठीक है, अब जब वो लौट कर आता है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2u/g। ठीक है, इधर यहाँ बता दो, ये तो अधिकतम ऊंचाई वो पहुंचता है, अधिकतम। तो ये अधिकतम ऊंचाई क्या है? याद रखना, u²/2g, है ना, ये hmax वाला जो सूत्र है वो याद रखना होगा आपको। ठीक है, ये u/g ये हो गया। तो ये विस्थापन समय ग्राफ हो गया। नंबर बी, अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये वेग है, ये समय है। अब जब आप t=0 पे देख रहे हैं तो आपने वेग कितना दिया? u। अब ऊपर जाते जाते एक समय में कितना हो गया? वेग 0। फिर नीचे आते आते वो त्वरित हो गया। तो पहले मंदन है, मतलब
एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, नीचे के दिशा में है ना, आपने ऊपर की दिशा को धनात्मक माना है, पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसकी जो ढाल होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन कांस्टेंट होगी क्योंकि जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप, तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप होते होते एक समय 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, 0 हो गया। अब जब वो नीचे आ रहा है तब उसकी वेग बढ़ेगी, तो देखो v भी नेगेटिव और a भी नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे इसकी चाल बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे समय कितना हुआ है, यहाँ पे समय u बटा g हुआ है, यहाँ पे समय कितना हुआ है 2u बटा g हुआ है, यहाँ पे कितना है u है, यहाँ पे क्या होगा माइनस u, क्यों हुआ माइनस u, जितने से फेंके थे उतने से वापस आ गया, ठीक है। अच्छा नंबर 3, अब त्वरण, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, त्वरण वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो जरा देखिए इसमें कुछ ज्यादा समझना ही नहीं है, समझो इसमें गेंद को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, कुछ भी करो, उसमें जो त्वरण लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, नीचे, कितना लग रहा है जी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वाला ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव, इस तरह से, तो ये माइनस जी है ना, कांस्टेंट है ये, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे ही पूछ देता डी में, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं एक सवाल, नंबर डी, स्पीड टाइम ग्राफ बता दो, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड का मतलब चाल, तो चाल समय ग्राफ आपको उसका वक्र बनाना है। तो देखो इसमें और इसमें अंतर क्या रहेगा, सिर्फ उसकी दिशा का अंतर रहेगा, है ना, दिशा नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव होता नहीं है उसमें, तो बस इसी चीज का आपको क्या करना है, प्रतिबिंब, मतलब इस दर्पण का प्रतिबिंब ले लेना, मिरर इमेज, ये मान लो ये एक दर्पण है, तो इस बीम का प्रतिबिंब किधर होगा, ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी, ऐसे करके यहाँ पर यूं बना देना, तो वापस उतने से ही दिखा दो जितना से गया था, आई बात समझ में। तो वेग समय ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं पूछता कि विस्थापन नहीं, दूरी समय ग्राफ बताइए, दूरी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता है, दूरी कभी भी कम नहीं होगा, तो यहाँ तक तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर जाते 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 बढ़ रहा है। अब जब वो नीचे आ रहा है तो विस्थापन कम हो रहा है, लेकिन दूरी तब भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल में पथ की लंबाई है, जिस रास्ते में वो चल रहा है उसी को तो दूरी बोलते हैं। तो ये ऐसे दिखाओगे आप, है ना, इस प्रकार ऐसे दिखा दोगे। तो अगर इस प्रकार अगर आपने दिखाया ना ऊपर, सर हम ब्लू लाइन से बना दें, तो ये किसके लिए बनेगा, ये डिस्टेंस के लिए बनेगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ लिया जाए तो आपको इससे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, अगर गुरुत्व बल के अधीन गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, तो ऐसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। लिखिए, चलिए देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको नोट डाउन कीजिए कि ये एक वेग और समय का ग्राफ है, ठीक है ना। तो इस चित्र में सरल रेखा में गति करते हुए कण का वेग समय ग्राफ वक्र दिया गया है, ठीक है ना। कितने समय बाद कण प्रारंभिक बिंदु पर लौटेगा, इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि कितने समय बाद ये वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से चलना शुरू किया था। तो ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु पे लौटने का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु पर लौटने का मतलब हुआ विस्थापन 0 हो जाना, ठीक है ना, विस्थापन 0 होना मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वेग समय का जो क्षेत्रफल होगा, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वही होता है विस्थापन।
तो विस्थापन यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, तो इतने का क्षेत्रफल निकालो। अब ये क्षेत्रफल आप जब निकालेंगे तो ये धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए A1 है ये। अगर उतना ही नेगेटिव बन जाए, उतना ही ऋणात्मक आ जाए, तब विस्थापन 0 हो जाएगा। तो आप इसको मान लीजिए ऐसे आगे बढ़ा लीजिए यूं, ठीक है, और यहां पर ऐसे बना लीजिए एक त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज बना लीजिए ऐसे। तो ये आपको नहीं पता, यही आपको नहीं निकालना है। तो मान लीजिए ये t टाइम है, ये नहीं पता। साथ ही आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे वेग क्या है ना, ये वाला वेग, ठीक है, ये वेग नहीं पता। तो ये भी आप लिख लीजिए यहाँ पे -v, ये भी नहीं पता। तो दो आपको चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो ढाल, इस सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का जो सीधी रेखा है इसकी ढाल बराबर होगी। तो यहाँ वाली जो ढाल है वही ढाल यहाँ की होगी, है ना, tan थीटा मान लीजिए ये। तो ये 25 दिया गया है, ये 25 है, ये दिया हुआ है सवाल में, ये 25, ठीक है ना। तो देखिए ये वाली दूरी क्या हो गई, ये हो गई 5 सेकेंड, ठीक है ना। अब ये जो त्रिभुज है यहाँ आप ढाल निकाल सकते हैं, इसका नाम मैं लिख देता हूँ ABCDE, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्लोप AC का जो है वही स्लोप CD का होगा, वही स्लोप CD का होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, तो AC का स्लोप क्या होगा बताओ, लंब बटे आधार। तो ये वाली दूरी क्या है 20, ये वाली दूरी क्या है 5। तो इसका मतलब ढाल क्या आया, ये इसका ढाल आ गया tan थीटा में लिख रहा हूँ, केवल नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप ही समझ लोगे, दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो मैं बस इसकी परिमाण लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका tan थीटा में लिख लेता हूँ, ये थीटा ले लेता हूँ इसको, तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो इसका tan थीटा क्या होगा, ये बटा ये, है ना। तो tan थीटा क्या लिखोगे आप, tan थीटा दोनों का बराबर हो जाएगा। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो इस त्रिभुज में, ट्रायंगल किसमें, ABC में जो tan थीटा है वही ट्रायंगल त्रिभुज CED में है ना, CDE में। चलिए तो ABC में क्या लिखोगे, tan थीटा AB बटा BC, और इसमें क्या लिखेंगे, ये वाली दूरी ED बटा ये वाली दूरी। अब ये आपको नहीं पता कितना है ना, ये नहीं पता कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक T है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो इसको क्या लिखोगे T माइनस 25, ठीक है। तो ED बटा CE, ठीक है ना। AB देखो, AB कितना है 5, नहीं AB कितना है 20, AB है 20 और BC कितना है 5। ED कितना है V और CE के कितना है T माइनस 25, चलिए तो इन दोनों में आप रिलेशन निकाल सकते हैं। वेग क्या आ जाएगा, इसको काट दीजिए, ये हो गया 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4t माइनस 100, ये हो गया वेग, ये पहली समीकरण। अब
वापस लौटने का मतलब है विस्थापन 0 होना, लौटने का मतलब है विस्थापन 0 होना। ठीक है, अब विस्थापन 0 मतलब A1 का क्षेत्रफल और A2 का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये कितना है, ये है ऋणात्मक। तो ये जितना धनात्मक होगा उतनी ही अगर ऋणात्मक हो जाए तो टोटल जोड़ोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो आपको पता है, कैसे निकालोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलो इसको O लिख देते हैं, 0 O लिख लो। तो OAC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया A1 बराबर एरिया A2। तो A1 का एरिया क्या हो गया, हाफ बेस कितना है 25, और हाइट कितना है 20। इसका देखिए हाफ बेस कितना है T माइनस 25, हाइट कितना है V। ठीक है, अब V का मान यहां से रख दीजिए, यहाँ पे जल्दी से शुरू हो जाइए। तो कैसे करोगे इसको, हाफ और हाफ कैंसिल हो गए, तो 25 20 है, और यहाँ पर ये इसको रख दो, तो जल्दी से फटाफट T माइनस 25 4T माइनस 100, तो T माइनस 25 4T माइनस 100। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का गुणनफल, कितने के बराबर है, तो ये बराबर है 25 गुणे 20, है ना 25। तो T का मान ज्ञात करना है, तो T का मान कैसे ज्ञात करें, यहाँ से आप 4 को बाहर निकाल सकते हैं और फिर 4 को इधर ले जाएंगे आप, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये, है ना। तो चलो 4 कॉमन ले लें, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 को कॉमन लेने पे ये बन गया 25। ठीक है, अब इस 4 को इससे काट दो 5, तो ये T माइनस 25, तो ये तो T माइनस 25 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना आ गया 25 इंटू 5। ठीक है, तो 125 है ये, तो जब इधर ले जाओगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो T माइनस 25 बराबर स्क्वायर रूट 25 गुना 5, इससे बाहर आ गया ये, तो ये क्या बन गया 5 रूट 5, और इस 25 को आपने इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 5 30 हो गया, तो 30 से थोड़ा ज्यादा, इस रूट 5 को क्या मान लो, रूट 4 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 2 समथिंग है ना। तो इसको इससे गुना करोगे तो ये 10 हो गया, कुछ 10 से थोड़ा ज्यादा हो गया, और उसको इससे जोड़ दोगे तो ये 36 के आसपास आ जाएगा, कुछ ना कुछ, तो 36.2 सेकेंड। समझ में आया कैसे किया, ये 2 दशमलव कुछ है ना। तो अगर इसको आप 2 मान लो तो ये 10 हो गया, 10 25 प्लस 10 35 हो गया, तो 35 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसको जब आप गुना करोगे तो लगभग ये सेकंड आ जाएगा, तो 36.2 सेकंड में ये वापस वहीं पहुंच जाता है। तो समझ में आया क्या क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मैंने क्षेत्रफल ऊपर वाला और नीचे वाले का क्षेत्रफल बराबर कर दिया। ठीक है, और 2 नहीं पता था, एक तो वेग नहीं पता कि जब वो वापस जाएगा उस समय वेग क्या होगी, और समय क्या है वही निकालना था, तो समय नहीं पता, 2 बातें नहीं पता थी, तो मैंने ऊपर वाले का ढाल और नीचे वाले का ढाल बराबर किया और क्षेत्रफल भी बराबर कर दिया, इससे सॉल्व हो गया। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन लास्ट ग्राफ का लेते हैं, जिसमें थोड़ी कैलकुलस भी है और ग्राफ के जानकारी से कैलकुलस को इस्तेमाल करना है, और काफ़ी मिक्स कंसेप्ट है। ठीक है ना, देखो बहुत अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को देखकर। तो ये है ग्राफ, देखिए ध्यान से, ये ग्राफ वेग का नहीं, 1/v वेग का इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है ना, 1/v का ग्राफ, लेकिन समय के साथ। ठीक है ना, समय के साथ किस प्रकार है, कुछ ऐसा है, लेकिन एक जानकारी दी गई है आपको, क्या
कि यहां पर जो ढाल है, यहाँ जो ढाल है वो, उसका जो कोण है यहाँ पर वो 45 डिग्री है। कहाँ पर, किस जगह की बात हो रही है? जब इसका मान क्या है, √3, और इसका मान क्या है, 3 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड है और ये 1/v है। ठीक है ना, इस तरह से क्या ज्ञात करना है? ताक्षणिक त्वरण, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या है ये पता करना। तो ताक्षणिक त्वरण इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता करना है। कब? जब t का मान 3 सेकेंड है, तब आपको त्वरण ज्ञात करना है। अब देखो, अगर वेग और समय का ग्राफ होता तो आप उसके ढाल को बोल देते वही उसका त्वरण है, लेकिन 1/v है। तो एक बात तो आपको पता है कि आपको 3 सेकेंड पर इसकी जो ढाल होगी वो पता है, 3 सेकेंड पर। ठीक है, तो इसको मान लो ये y है और इसको मान लो ये x है। ठीक है ना, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप यानी कि ढाल dy/dx होता है। ठीक है ना, और ये स्लोप tan थीटा भी होता है। लेकिन कोण का मान कहां से लेते हैं? तो कोण का मान x एक्सिस से घड़ी के उल्टे दिशा में जाते हुए जो कोण बनता है उसे लेते हैं। तो इसका मतलब ये लेना पड़ेगा आपको, ये बनेगा थीटा। तो ये थीटा कितना है? 135 डिग्री। तो यहां आप क्या लिखोगे? tan 135। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो y की जगह क्या है? 1/v। तो 1/v को आपको डिफरेंशिएट करना है। x की जगह क्या है? t। इसको आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। कैसे करें भाई? देखिए, इसको क्या v की घात -1 लिख सकते हैं आप, बटा dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, t के। तो t के सापेक्ष अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t का फलन तो है नहीं, वो तो v का फलन है। तो इसका मतलब चेन रूल लगेगा। तो कैसे करें? तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कि v-1 को dv के सापेक्ष, फिर dv/dt। याद आ रहा है चेन रूल? आपको मैंने कलन में सिखाया था ना, कैलकुलस में। तो ये सीख लो कैसे किया मैंने। ये यहाँ dv से गुणा और भाग कर दिया, तो ये बिल्कुल वैसा ही रहा, ये मैंने एक्स्ट्रा किया। अब v के सापेक्ष इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा इसमें? तो -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, और v का जो पावर है वो -2 हो जाएगा। कैसे? ये -1 आया और v के पावर है -1, तो ये कितना हो गया? -2 हो गया इंटू dv/dt। तो v की घात -2 क्या होता है? नीचे आ जाएगा, और नीचे आके क्या बनेगा? ये -1/v², और dv/dt ही तो त्वरण होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं a इंस्टेंटेनियस। इसी का मान आपको ज्ञात करना था। अब देखिए इधर ध्यान से, tan 135 का मान क्या होता है? -1 ठीक है। अब यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये चल जाएगा इधर, तो वेग का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो a इंस्टेंटेनियस मतलब ताक्षणिक त्वरण बराबर v² आ गया, v²। अब इस जगह वेग का मान क्या है? √3 है, √3। तो √3 का स्क्वायर
कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया त्वरण निकालने का तरीका। देख रहे हो बिल्कुल अलग सा लगा यहाँ पर, है ना। तो कभी भी वक्र हो, ग्राफ हो, उसको कैलकुलस के साथ मिलकर पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो आपको कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो कलन है वो अच्छे से आना चाहिए और ग्राफ में उसको मिक्स करके पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्राफ के मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए हैं और ग्राफ के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मिक्स कंसेप्ट हैं, कैलकुलस हैं, वो सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिस करना है, डीपीपीस वगैरह सॉल्व करनी है और अलग अलग जगह से भी आप क्वेश्चन का कर सकते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो चलो, तो ग्राफ यहाँ कंप्लीट करते हैं, अब फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, ओके। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।